हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज लेकर आया हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है राजू की सूनी गोद का राज। भौरा की शादी हुए 5 साल हो गए थे। उसकी पत्नी राजू सेहतमंद और खूबसूरत देह की मालकिन थी, लेकिन अब तक उन्हें कोई औलाद नहीं हुई थी। भौरा अपने बड़े भाई के साथ खेती बाड़ी करता था। दिन भर काम करके शाम को जब घर लौटता, सूना सूना सा घर काटने को दौड़ता। भौरा के बगल में ही उसका बड़ा भाई रहता था। उसकी पत्नी रूपा के 3-3 बच्चे दिन भर घर में गदर मचाए रखते थे। अपना अकेलापन दूर करने के लिए राजू रूपा के बच्चों को बुला लेती और उनके साथ खुद भी बच्चा बनकर खेलने लगती। वह उन्हीं से अपना मन बहला लेती थी। एक दिन राजू बच्चों को बुलाकर उनके साथ खेल रही थी कि रूपा ने न जाने क्यों बच्चों को तुरंत वापस बुला लिया और उन्हें मारने पीटने लगी। उसकी आवाज जोर जोर से आ रही थी, तुम बार बार वहां मत जाया करो, वहां भूत प्रेत रहते हैं। उन्होंने उसकी कोख उजाड़ दी है, वह बांझ है, तुम अपने घर में ही खेला करो। राजू ये बात सुनकर उदास हो गई। कौन सी मनौती नहीं मानी थी। तमाम मंदिरों और पीर फकीरों के यहाँ माथा रगड़ आए। बीकमपुर वाली काली माई मंदिर की पुजारिन ने उससे कई टिन सरसों के तेल के दिए में मंदिर में जलवा दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बीकमपुर वाला फकीर जब जब मंत्र फूके हुए पानी में राख और पता नहीं कागज पर कुछ लिखा हुआ टुकड़ा घोलकर पीने को देता। बदले में उससे 100-100 के कई नोट ले लेता था। इतना सब करने के बाद भी उसकी गोद सूनी ही रही। अब वह क्या करे। राजू का जी चाहा कि वह खूब जोर जोर से रोए। उसमें क्या कमी है जो उसकी गोद खाली है। उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। रूपा जो कह रही थी, क्या सचमुच उसके घर में भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन उसके साथ तो कभी ऐसी कोई अनहोनी घटना नहीं घटी, तो फिर कैसे वह यकीन करे। राजू फिर से सोच में डूब गई, लेकिन रूपा तो कह रही थी कि राजू को रूपा की बातों ने भीतर तक हिला दिया था। भूत प्रेत, क्या ये सच हो सकता है। उसने इस विषय को कई बार अपने मन से झटकने की कोशिश की, लेकिन रूपा की बातें जैसे उसके कानों में गूंजती रहीं। रात का समय था। भौरा खेत से लौट आया था। उसने देखा कि राजू चुपचाप चारपाई पर बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी के बादल छाए हुए थे। क्या हुआ राजू, आज तुम कुछ ज्यादा ही गुमसुम लग रही हो, भौरा ने पास बैठते हुए पूछा। राजू ने धीमे स्वर में सारी बात बताई। भौरा ने उसकी बात सुनकर हंस दिया, अरे तुम भी किसकी बातों में पड़ गई। भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ डराने के लिए होती हैं। हमारी शादी को इतने साल हो गए, क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है। राजू ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन रूपा ने जिस तरह से बच्चों को मारा और भूत प्रेत की बात कही, मुझे डर लग रहा है। शायद कुछ गलत है जो हमें दिखता नहीं। भौरा ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वह इस बारे में किसी से बात नहीं करेगी। पहली अनहोनी घटना कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन एक रात जब राजू और भौरा गहरी नींद में थे, अचानक राजू को लगा कि किसी ने उसे झिंझोड़ा है। उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। उसने इसे सपना मानकर नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह जब वह घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी, उसे दरवाजे के पास एक अजीब सी राख की लकीर दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे खींचा हो। यह क्या है, उसने खुद से पूछा। भौरा ने भी वह लकीर देखी, लेकिन उसने कहा, शायद बच्चों ने खेल खेल में ऐसा कर दिया होगा। चिंता मत करो। रूपा ने जब ये बात सुनी तो वह सख्त लहजे में बोली, मैंने पहले ही कहा था वहां कुछ गड़बड़ है। अब देखना, ये बात यही नहीं रुकेगी। राजू ने घबराकर पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, आखिर ऐसा क्या हुआ है। रूपा ने बताया, इस घर में पहले जो लोग रहते थे उनके साथ भी ऐसी ही घटनाएं हुई थी। उनकी भी कोई संतान नहीं हुई थी। आखिरकार एक दिन उनकी लाशें घर के अंदर मिली। तब से इस घर को अपशगुनी माना जाता है। ये सुनकर राजू की रूह कांप गई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके चारों ओर कुछ अजीब सा माहौल है। उस रात जब भौरा और राजू सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक घर के बाहर किसी के रोने की आवाज आई। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि राजू की हिम्मत जवाब दे गई। ये कौन हो सकता है, राजू ने डरते हुए पूछा। भौरा ने झटपट दरवाजा खोला और देखा कि बाहर कोई नहीं था, लेकिन रोने की आवाज अब भी आ रही थी। वह आंगन की ओर बढ़ा, तभी उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। राजू ने देखा कि भौरा के चेहरे पर अजीब सा खौफ था। उसने पूछा, क्या हुआ। मुझे लगा कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। राजू और भौरा की कहानी में भोर का एक अलग ही डरावना पहलू जुड़ा था। भौरा, जो सुबह जल्दी उठकर खेतों का काम संभालने जाता था, ने कुछ दिनों से महसूस किया था कि खेत की ओर जाने वाले रास्ते पर कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही थीं। एक सुबह जब वह सूरज उगने से पहले खेत की ओर जा रहा था, उसे अचानक लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह इसे अपना भ्रम समझकर आगे बढ़ गया, लेकिन जब उसने दूसरी बार महसूस किया तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने देखा कि उसके पीछे कुछ धुंधली परछाइयां थी जो हवा के साथ चल रही थीं। भौरा ने घर लौटकर राजू को ये बात बताई, लेकिन राजू ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन भौरा अपने छोटे भाई राजू को साथ लेकर खेत की ओर गया। इस बार जैसे ही वे रास्ते में पहुंचे, उन्हें साफ साफ किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी।
आवाज इतनी दर्द भरी थी कि राजू ने वहीं रुककर डरते हुए कहा, भैया ये क्या है, कहीं ये कोई प्रेतात्मा तो नहीं। भौरा ने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वे झाड़ियों के पास पहुंचे आवाज अचानक बंद हो गई। झाड़ियों में कुछ भी नहीं था, लेकिन वहां राख से बनी कुछ आकृतियां दिखाई दे रही थीं। ये सब क्या है? राजू ने घबराकर पूछा। भौरा ने उसे चुप रहने का इशारा किया। दोनों तेजी से घर लौट आए। उस रात राजू ने कुछ अजीब सपने देखे। सपने में उसने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी पहने उसे घूर रही है। वह महिला उसके पास आकर कहती है, तुम लोग मेरे घर में रह रहे हो, लेकिन मेरी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं कर रहे। राजू का डर बढ़ता जा रहा था। जब उसने ये सपना राजू और भौरा को बताया तो उन्होंने तय किया कि अब उन्हें इस रहस्य का हल निकालना होगा। भौरा और राजू ने पास के गांवों में जाकर तांत्रिकों की तलाश शुरू की। इस दौरान उन्हें कई फकीरों और तांत्रिकों से मुलाकात करनी पड़ी। कुछ ने उनकी बातों को मजाक में टाल दिया तो कुछ ने भारी रकम की मांग की। आखिरकार वे एक वृद्ध तांत्रिक के पास पहुंचे जिसे लोग बाबा सर्वदर्शी के नाम से जानते थे। बाबा ने उनकी बातें सुनने के बाद कहा, तुम्हारे घर में आत्मा का वास है। यह आत्मा सिर्फ एक अपराध की गवाह है। जब तक इसे न्याय नहीं मिलेगा ये तुम्हें और तुम्हारे परिवार को परेशान करती रहेगी। बाबा सर्वदर्शी ने एक अनुष्ठान किया और आत्मा को बुलाने की कोशिश की। अनुष्ठान के दौरान पूरे घर में अजीब सी हलचल मच गई। दिए बुझने लगे और हवा बहुत ठंडी हो गई। आत्मा ने बाबा के सवालों का जवाब देते हुए कहा, मेरा नाम सुभद्रा है। मैं इस घर की पहली मालकिन थी। मेरी कोख को अपवित्र कर दिया गया था और मुझे मार दिया गया। जिसने ये किया वह तुम्हारा जान पहचाना है। बाबा ने आत्मा से पूछा, वह कौन है? उसे न्याय दिलाने के लिए क्या करना होगा? आत्मा ने कहा, वह एक फकीर है जिसने मेरे पति को धोखा देकर मेरी कोख को बांझ बना दिया। वह फकीर अब भी गांवों में घूमता है और लोगों को ठगता है। जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी मैं शांति से नहीं जाऊंगी। राजू और भौरा ने आत्मा की बात पर भरोसा करके उस फकीर की तलाश शुरू की। काफी मेहनत के बाद उन्होंने उसे बीकमपुर के बाजार में पाया। फकीर अब भी अपने पुराने पाखंड में लगा हुआ था। भौरा और राजू ने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और फकीर से उसकी सच्चाई उगलवाई। फकीर ने दबाव में कबूल किया कि उसने लालच में आकर सुभद्रा और उसके पति को धोखा दिया था। उसने कहा, मैंने उनकी कोख को बांझ बनाने के लिए काला जादू किया था, लेकिन मैंने ये सब पैसे के लिए किया। गांव वालों ने फकीर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जब फकीर को सजा सुनाई गई तो उसी रात आत्मा ने राजू और भौरा के सपने में आकर कहा, अब मुझे शांति मिल गई है। तुमने मुझे न्याय दिलाया, अब तुम्हारे घर में कोई अनहोनी नहीं होगी। कुछ महीनों बाद राजू ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उनकी जिंदगी से डर का साया हमेशा के लिए हट गया। इस घटना ने पूरे गांव को सिखाया कि सच को उजागर करने और न्याय दिलाने के लिए हिम्मत और संयम की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट कर बता दें। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह।